Bismillahirrahmanirrahim. In a very warm good morning and assalamu alaikum to everyone. Walaikum assalam. First of all, thank you very much for giving me this opportunity to introduce myself. So I am Munisha Ahmed, daughter of Ahmed Rahman and a student of class 10 from this Scholar English Medium School. I belong to Sawab especially KSK. Today I am here to tell you something about this topic which is global warming. But first I would like to say thanks to my chemistry teacher Sir Fawad because he gave me this golden opportunity to share my ideas and knowledge with you and also speak in front of you. Without wasting our time, let's come to the topic. Now today we discuss global warming. What is global warming? ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए हमें पहले इसकी डिफिनीशन को उस पर गौर करना होगा, उसे समझना होगा. So the gradual increase in average temperature of Earth. जमीन का जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होने को, जब वो इंक्रीज हो जाएगा किस चीज की वजह से? ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जमीन का जब ग्रेजुअल टेम्परेचर इंक्रीज हो, जमीन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. डिफिनीशन क्लियर हो गया? Yes. जमीन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से? ग्रीन हाउस के इफेक्ट्स की वजह से. इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के अलावा इसके और भी रीजन है जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, फर्टिलाइजेशन वगैरह, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट पर फोकस करना होगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए हमें जानना होगा ग्रीन हाउस को कि ग्रीन हाउस क्या है. तो चलो पहले मैं आप लोगों को ग्रीन हाउस क्लियर करना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जो कि बेसिकली आप लोगों को करना चाहिए था कि क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस एक है? दोनों एक है? नहीं. ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी. तो यहाँ पर अब हम आते हैं कि हम सबको तो ये पता है कि प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए सनलाइट की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो सनलाइट से अपने लिए जो है एनर्जी और टेम्परेचर एब्जॉर्व करती है. लेकिन इनमें कुछ प्लांट्स ऐसे भी है जिनको ग्रोथ करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स. तो उन प्लांट्स के लिए हम क्या करते हैं? उन प्लांट्स के लिए हम ये करते हैं कि इनके लिए एक रूम बनाए थे. यहाँ पर आप देखें, इस फिगर के जरिए मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी. ये एक मैंने रूम लिया है, ये ज्यादातर ये नर्सरी वगैरह में होते हैं. ये मैंने जो है एक रूम लिया है, इसमें ये वो प्लांट्स रखे गए हैं जिनको ग्रोथ करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स. तो यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर मैंने एक ग्लास शीट लगाई, मीन शीशे की एक चादर, शीशे की एक चादर. तो इस ग्लास शीट का काम क्या है कि जब सन रेज आ रहे हैं तो ये वो ग्लास शीट को क्रॉस करके जब अंदर रूम में एंटर होते हैं तो वहाँ ये प्लांट के सरफेस से जो है टकराते हैं. प्लांट क्या करते हैं, इसे जो टेम्परेचर एनर्जी है वो एब्जॉर्व कर देती है. एक रिफ्लेक्शन में जितना इससे हो सकता है वो एब्जॉर्व कर देती है. रिफ्लेक्शन के बाद जब ये रेज वापस एटमॉस्फेयर में जाना चाहते हैं तो ये ग्लास शीट अब क्या करता है, इन्हीं रेज को वापस जाने से रोक देता है. इन्हीं रेज के वापस जाने से जो ये रोक जाते हैं तो फिर ये वापस रिफ्लेक्ट होकर प्लांट के सरफेस से दोबारा टकरा जाते हैं. तो क्या होता है, जो बाकी फ्रीक्वेंसी रह जाती है, बाकी टेम्परेचर वो दोबारा एब्जॉर्ब हो जाती है, अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस. यहाँ तक समझ आ गया सबको? इसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं. अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट जो है ये हमारे पास ग्लोबली भी होता है. यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं कि सन रेज आ रहे हैं, अर्थ से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. अर्थ से जब ये सन रेज आ रहे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी एक है, यानी तेज ज्यादा है. जब ये अर्थ से रिफ्लेक्ट होते हैं अर्थ इससे टेम्परेचर एब्जॉर्व कर देता है एक रिफ्लेक्शन में और ये वापस जाते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी दूसरी होती है यानी कम हो जाती है. तो क्या होता है, जब सन रेज आते हैं अर्थ उससे रिफ्लेक्ट, जो सन रेज अर्थ से रिफ्लेक्ट होते हैं वो इससे एनर्जी टेम्परेचर एब्जॉर्व करते हैं और वापस जाते हैं. तो इससे क्या होता है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है. और अगर ये रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट नहीं होता तो हमारा अर्थ बहुत कूल्ड होता और यहाँ पर हमारे लिए लाइफ इम्पॉसिबल होता. लेकिन अब जो है हम इस तरह अगर चलता रहा तो सही था, लेकिन हमारी जो डेली बेस पे जो एक्टिविटीज है वो इनसे ऐसी गैसेस रिलीज हो रही है जो कि हमारे लिए एटमॉस्फेयर में जाकर एयर पोल्यूशन का बायस बन रहे हैं. वो आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड. यहाँ पर देखें, ये काजी जो है ये ग्लोबल वार्मिंग की भी है, ये इसके भी है. देखें ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ फ्यूल से ये रिलीज होता है. जैसे कि हम पेट्रोल ईंधन वगैरह जलाते हैं ना,
उससे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, एयर पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। इसके बाद ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो इंडस्ट्रीज में हमारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है उनसे जो है ये रिलीज होता है, और वोल्केनिक इरप्शन से भी जो नेचुरली जमीन से लावा निकलता है, ये तो फिर भी नेचुरली, लेकिन ये इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज है हमारी, ये तो हमारी है ना ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में जाता है। CH4 मीथेन, ये जो है जो एनिमल्स में वो रिस्पायरेशन होता है ये उससे होते हैं, और स्पेशली ये एनिमल फीसिस से भी ये होता है, ये गैस रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। एंड द लास्ट वन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये रिलीज होता है रेफ्रिजरेटर्स यानी ये एसी फ्रिज वगैरह से ये गैस रिलीज होता है, और ये ओजोन में जाता है, ओजोन एटमॉस्फेयर में जाता है, ओजोन डिप्लीशन भी काज करता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी। अब ये सारे गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में कुछ फासले पर जाकर वहां जमीन के इर्द गिर्द एक लेयर बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लेयर उन्हीं गैसेस से बना है जो हमारी एक्टिविटीज से रिलीज होते हैं। तो ये अब इस लेयर का काम क्या है? इस लेयर का काम ये है कि सन जैसे आ गए, अर्थ से सेपरेट हो गए, अर्थ ने उससे जो है अपनी टेम्परेचर जो है एब्जॉर्ब कर ली, जैसे ही ये वापस जा रहे हैं तो ये लेयर यहाँ पर इस ग्लास शीट का रोल प्ले कर रही है, इन्हें वापस जाने से रोक देती है। वापस रोकने पर ये वापस आते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक? लेकिन किसी के पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है? लेकिन मेरे पास है, मैं खुद से क्लियर कर देती हूँ कि ये लेयर जो है ये इसका भी एक फंक्शन है, जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होते हैं वापस जाने से रोक देते हैं। इस ग्लास शीट का भी वो रोल है। जब इन दोनों का रोल एक है, एक रोल प्ले करें, तो क्या हम इन दोनों को ग्रीन हाउस नहीं कह सकते? टेम्परेचर की वजह से वो मेल्ट होंगे और बहुत आ जाएंगे, ओशंस रिवर्स में जाएंगे, रिवर्स में जाएंगे, और वहां पर हमारे लिए फ्लड्स जो सैलाब है उसका बाइस बनेंगे, और फिर वो हमारे साथ बहुत सारे जो फसल वगैरह है उसे भी तबाह कर देते हैं। और लास्ट वन जो है सी लेवल राइज, लाजमी बात है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं कि जब मेल्टिंग ऑफ आइस होंगे तो यही बात है कि ये फिर क्या होगा, ये सी लेवल राइज हो जाएंगे, हमारे पास सैलाब वगैरह आएंगे। तो हमारी जो लाइफ में है इसके ये इफेक्ट्स है। इसके अलावा बहुत से जो कि जैसे कि वो ये भी हो सकते हैं कि वो क्या है, साइक्लोन आना, समुद्री तूफान आना, और जो क्लाइमेट चेंज होता है, मानसून बारिशों का मौसम होता है, लेकिन क्या होता है बारिशें नहीं हो रही, तो इसी को हम कहते हैं। लेकिन अब मेरा टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा सबको, लेकिन अब हमें चाहिए, जैसे कि हम जान चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का हमारे लाइफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है, तो मैं खुद से ये कहना चाहूंगी कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को तो खत्म नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। क्योंकि टाइम कम है तो मैं जनरली कुछ 3-4 स्टेप्स बताऊंगी जो कि हमसे हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चाहिए कि हम अनएजुकेटेड लोग को जो है एजुकेट करें इस चीज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, कि वो ये हमारे लाइफ पर इसका क्या इफेक्ट है, क्या है। हमने चाहिए कि हम लोगों को ये इस बात से आगाह करें, इतना तो हम कर ही सकते हैं। दूसरा हमें चाहिए कि हम ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट करें, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे व्हीकल से, देखिए आज हर घर में अपनी कार, और स्पेशली हर फर्द के साथ अपनी मोटर बाइक लाजमी है, तो इसे हमें चाहिए कि हम पैदल वॉक करें और ज्यादा से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें। तो इससे भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम मीडिया के जरिए लोगों को ये पैगाम पहुंचाए कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें कुछ ना कुछ, हमें लोगों के साथ मिलकर इसको खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट बढ़ने से तो रोक सकते हैं। हमें वो करना चाहिए। और ज्यादा हमें चाहिए कि हम जो ये जनरेटर वगैरह हम चलाते हैं, इसमें क्या पेट्रोल गैस यूज होता है, जिससे ये गैस भी जो है ये गैस रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का बाइस बनते हैं। तो हमें चाहिए कि हम वो ये वाली बिजली कम इस्तेमाल करें, और जो वाटर से बनती है, सन से बनती है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा करें। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ये स्टेप्स फॉलो करके, बहुत ज्यादा स्टेप्स है, चुके टाइम कम है, मैं जनरली वो स्टेप बता चुकी हूँ जो हमसे हो सकता है, और हम उसके जरिए हम कुछ करते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब यही स्पीड बढ़ती रहेगी, किस चीज की, टेम्परेचर की, एवरेज टेम्परेचर की स्पीड बढ़ती रहेगी, तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि अर्थ जो है हॉट मास हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे लिए लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इन स्टेप्स को फॉलो करें, लोगों तक इसे पहुंचाएं, और मिलकर अपने आने वाले जनरेशन के लिए आसानियां पैदा करें, बजाय इसकी कि हम इसके लिए मुश्किलात पैदा करें। So everybody have any question? No. So I hope you understand my topic is complete. Thank you very much.